नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार। पटना से सारण के लिए रही हुई रवाना। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का लिया आशीर्वाद। सारण में रोहिणी आचार को चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। डिप्टी स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने किया कसा तंज। लालू यादव पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पीएम के आगमन को लेकर एनडीए में खुशी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम का किया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना। मतदाता जागरूक। रांची में कांग्रेस कमेटी ने निकाला पैदल मार्च। कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला मार्च। संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का उठाया मुद्दा। मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी। गढ़वा से स्वीप कोषांग की तरफ से किया जा रहा जागरूक। मतदान के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का आज विधिवत राजनीति में पदार्पण हो गया है और आपको बताते चले कि रोहिणी सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और अपने संसदीय क्षेत्र में निकलने से पहले उन्होंने राबड़ी देवी के आवास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की है। उसके बाद में अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया और अपने लोकसभा क्षेत्र में निकल गई हैं। वहीं अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए निकलते समय पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज हम जनता के बीच जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद मिला, माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मेरे सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं अब हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग को वहीं पे मिलेंगे। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। सारण की आवाम को क्या बोलिएगा? चलिए राजीव प्रताप रूड़ी से आपकी लड़ाई है, सीधी सी कैसे देखा ये रोहिणी जी? सब बात होगी। रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की बेटी को सम्मान नहीं और जो बेटी बिहार छोड़कर सिंगापुर की सेवा कर रही हो उसे उम्मीदवार बनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार की धरती पर उनका स्वागत है। बिहार की जनता उनकी ऐतिहासिक जीत का सपना पूरा करेगी। साथ ही अजय निषाद के कांग्रेस में जाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करते हैं। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि मोदी जी का बिहार आना स्वागत योग्य कदम है। और वहीं रोहिणी आचार्य के सीधा चुनाव मैदान में उतरने को लेकर भी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की पहचान सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए ही रही है। उन्होंने अपने 2 बेटे और 2 बेटी को राजनीति में उतार ही चुके हैं। अब देखना है कि बाकी बच्चे अपने बच्चों को वे कब राजनीति में उतारते हैं। देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। लालू की दूसरी बेटी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है, रोहिणी आचार्य। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। बिहार के जमुई में 4 अप्रैल को आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसे लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एनडीए लोकसभा की सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वहीं बिहार की 40 की 40 सीट जीतने की बात चिराग ने कही है।
लालू प्रसाद की बेटी की चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि लालू परिवार में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। शुरुआत भी कर रही है, कह रही है राजीव प्रताप के रूढ़ी के रास्ते में रोड़ा बन के ही रहूंगी। जनता उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूढ़ी जी को हराने का प्रयास किया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस। रांची जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर से अल्बर्ट एक्का चौक तक आपको बताते चले कि पैदल मार्च निकाला गया, जिसके माध्यम से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करने वाली तानाशाह केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विभाग और जो स्वतंत्र एजेंसियों को गुलाम बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है और चुनाव के वक्त में हमारे लगातार खातों पर हमला कर रही है, आर्थिक रूप से हमें कमजोर करने का प्रयास कर रही है, वैसे में हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो बनी रहे, और उस निमित्त आज हम लोग सड़क मार्च कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी की सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या मत करो। लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो सभी लोग जिंदा रहेंगे, संविधान जिंदा रहेगा तभी लोग जिंदा रहेंगे। और चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में विपक्ष पर इस तरह का हमला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से लौटे हैं और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की घोषणा जल्दबाजी में नहीं करेगी, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। वहीं धनबाद लोकसभा संसदीय सीट के विषय में भी कहा कि प्रशासनिक पहल पर चुनाव निष्पक्ष होगा। और वहीं सरयू राय के धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कहा गया कि कांग्रेस संगठन के निर्णय को सर्वमान्य मानता है और कांग्रेस पार्टी सभी का स्वागत करता है। चीजों को सोच समझ के निर्णय लेना होता है और सभी पार्टियां अभी के सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दी में निर्णय लिया है उसको बार बार उनको बदलना पड़ रहा है। मैं समझता हूं 1-2 दिनों में और उनको बदलना पड़ेगा। तो पहले जो उन लोगों ने काम किया है, जो जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो उस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद हमारी तैयारी संगठन से है, उम्मीदवार से नहीं। और संगठन जो है जब तैयारी करके रखता है तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चुनाव हम जीतेंगे और उस निमित्त हम अपनी तैयारी करें। आपको ऐसा नहीं लगता काफी लेट हो रही है? कौन सी देर हो गई? हमने तीसरे और चौथे चरण का अनाउंस कर दिया है। अब जो चौथा और पांचवा और उसके बाद छठे और सातवें मेरा चुनाव होना है। तो इतनी लोकसभा आम चुनाव में आपको बताते चले कि धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी दुल्लू महतो नित नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अपनी दबंगता को लेकर दुल्लू इन दिनों बीजेपी के अंदर ही बगावत झेल रहे हैं और इसी बीच उनका एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें दुल्लू महतो अपने विरोधियों के वध करने की बात कह रहे हैं। और वीडियो 30 मार्च का है, जब बीजेपी की बैठक में दुल्लू महतो खुलेआम विरोधियों को वध करने की धमकी दे रहे हैं। दुल्लू अपने इस बयान के कारण एक बार फिर से विरोधियों के निशाने पर है। और मैं ये चुनौती के तौर पर वैसे जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनको हम देना चाहेंगे कि, और मैं ये चुनौती के तौर पर वैसे जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनको हम देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, धनबाद जिला के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार और जिस तरह का चुनौती दिया है, चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा उसे चुनौती को स्वीकार करके उसे बंद करने का प्रयास में हम लोग जो
जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक गुंडा को, एक मवालिक, एक माफिया क्रिमिनल को, जो सुशासन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद से एक आतंकी को, रंगदार को, जो आज भी कहता है कि हमको चुनौती देने वालों का सर कलम कर देंगे, उसको जो जिस ढंग से अभी वीडियो हम किसी न्यूज में देख रहे थे, ऊपर बंद करेंगे, हम अपने विरोधियों को बंद करेंगे। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा अपराधी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार है। इसलिए हम लोग बहुत जल्दी सोच समझ करके कल 1-2 दिनों में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषणा करेगी और जनता के सहयोग से कांग्रेस पार्टी धनबाद में परचम लहराएगी। वहीं झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने के संकल्प के साथ में एनडीए ने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। रांची में आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी आजसू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें समन्वय बनाकर झारखंड की सभी सीटों को जीतने की रणनीति बनाई गई। रांची के प्रदेश कार्यालय में 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में एनडीए ने जहां विरोधियों के गढ़ में मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने के लिए कार्य योजना बनाई है, वहीं प्रत्याशी को लेकर चल रही नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई। इस बैठक के जरिए की गई है और साथ ही आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की इस पहली बैठक में गंडे विधानसभा उपचुनाव पर खुलकर चर्चा भी हुई, जिसमें बीजेपी के सहयोगी दल आजसू के द्वारा दावेदारी एक बार फिर से बैठक में देखने को मिली है। देश की जनता मन बना चुकी है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत तेजी से विकास कर रहा है। विश्व के पटल पर भारत ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आज आम जन जानता है कि आज ये जो चुनाव है, तो इस चुनाव में पूरे देश की जनता कमर कस ली है और ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार और इस बार फिर एक बार इस बार 400 पार। तो निश्चित रूप से उसी 400 में कोडरमा। झारखंड के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने आरजेडी का दामन थामा। साथ ही आपको बताते चले कि झारखंड के गढ़वा से वे 5 बार विधायक रह चुके हैं। गिरिनाथ सिंह आरजेडी के गठन के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए थे और 2019 में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब उन्होंने फिर से आरजेडी में घर वापसी की है। गिरिनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी में मेरी घर वापसी हुई है और अब मैं लालू प्रसाद यादव के साथ में आरजेडी के सेवा में लगा रहूंगा। यही कहना है कि मैं पुनः अपने घर में वापस आया हूं। जिस धारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नौजवान युवा तेजस्वी जी जिस धारा को आगे बढ़ाया है, उसी धारा को मजबूत करने के लिए झारखंड में प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया हूं। राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश और पटेल साहब, अन्य सभी साथी हैं। आज किसी का दिन है, हम लोग के पुराने साथी हम लोग के लिए पूरा मौजूद है और आशा करते हैं कि जीवन के जितने शेष दिन बचे हैं, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय जनता दल की ताकत को बढ़ाने का काम करें। गुमला में बीजेपी विधानसभा स्तरीय संगठित बैठक आयोजित की गई है और आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी समीर उरांव भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कार्यकर्ता बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। और वहीं मौके पर बीजेपी लोहरदगा लोकसभा के प्रत्याशी समीर उरांव ने भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और साथ ही उन्होंने बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने की बात कही है। ये बिशुनपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन ये घाघरा के इस चपका आम बगीचा में हो रहा है। यहाँ बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार की पार्टी है।
कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के आधार पर ही कोई भी कार्यक्रम ठीक से संपन्न होता है और खास करके चुनाव में ये चुनावी रणनीति भी कार्यकर्ताओं से ही विचार विमर्श करते हुए बनता है और उस क्षेत्र के अनुसार वहां पर जाकर के बूथ को मजबूत करता है और बूथ को मजबूत करके बूथ में विजय पाने का काम करता है। वही कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। अब तक हुए कार्य की समीक्षा और इसके साथ हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। गांव चलो अभियान हुआ, लाभार्थी संपर्क अभियान हुआ, महाजन संपर्क अभियान हुआ, ऐसे कई अभियानों के माध्यम से जो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पिछले 10 वर्षों की सरकार ने जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, प्रत्येक व्यक्ति को जिस प्रकार से हर घर को लाभ देने का जो काम किया, संकल्प लिया है, उसको अपने कार्यकर्ता घर घर तक लेकर के जा रहे हैं। अपने पन्ना प्रमुख हैं, बूथ कमेटी के जो लोग हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के गंडे उपचुनाव की सरगर्मियां अब काफी तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने गंडे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में दिलीप कुमार वर्मा को उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन, आपको बताते चलें कि वहां पर प्रत्याशी के रूप में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भी चर्चा जोरों पर है। वैसे क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसका जायजा गिरिडीह संवाददाता पंकज भारती ने लिया है। प्रखंड के अंतर्गत गांधी विधानसभा क्षेत्र के काराजोरी पंचायत के मोहनडीह में जो बता दो कि जब से यहाँ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, चुनावी की सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। इतना ज्यादा तेज हो गई कि चौक चौराहा हर जगह पर कहीं न कहीं पर आप चुनावी के मुद्दा को लेकर लोगों में जंग छिड़ चुका है। कोई बीजेपी तो कोई जेएमएम तो कोई मतलब काफी ज्यादा ये देखा जा रहा है। ये बड़ा माहौल गर्म हुआ है क्योंकि गांडे उपचुनाव भी होने वाली है, लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। दोनों को प्रक्रिया को देखते हुए गांडे उपचुनाव में काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज हो रही है। जेएमएम का जो लोकसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा फोकस ना करने की वजह से, लेकिन यहाँ गांडे उपचुनाव में काफी ज्यादा फोकस किया। तो बताया जाता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो खुद वाइफ है, धर्मपत्नी, वह गांडे उपचुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी कर दी है। तो बीजेपी ने अपनी दिलीप वर्मा को कैंडिडेट नियुक्त कर दी है। तो खास यहाँ देखते हैं कि जनता की राय को हम एक रिपोर्ट पर बताना चाहते हैं। पुराना है, इसी को देंगे, वो पुराना नेता है जेएमएम के शिबू सोरेन, हेमंत सरकार के जानो है। हाँ सर, जानते हैं। अच्छा, अभी परिवार हो चुनाव लड़ा वो सपोर्ट की देगा। अब बाबूलाल मरेंडी क्या नहीं तो जेबीएम में थे कुछ दिन, ये बीजेपी में चल गए, अभी फिर दूसरा पार्टी में चल जाएंगे, इसीलिए उसको नहीं देंगे। जन्मी नेता है, इसी को देंगे हम लोग। मतलब बाबूलाल मरेंडी दल बदलते रह जाता है। क्या नाम है भैया? आप जो देख रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल आ चुका है, सारे नेता लोग आपके पास ही आ रहे हैं। बाबूलाल मरेंडी भी एक आदिवासी से आते हैं और संथाली से आते हैं। हेमंत सरकार भी जो है, हेमंत सोरेन वो भी आपको संथाली से आता है। तो उसकी बात कल्पना सोरेन है और एक तरफ दिलीप वर्मा, आप किनको वोट करना पसंद करेंगे? मुझे बोलने थे पुराना मतलब किसको? हेमंत सोरेन। अच्छा, उसी को वोट करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर जेएमएम के काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं कि गांडे उपचुनाव में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ की जनता किसी न किसी तरह से प्रकृति के साथ, संसाधनों के साथ जुड़े हुए, तो जेएमएम को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को ज्यादा फोकस कर रही है, कल्पना सोरेन को ज्यादा फोकस कर रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प ये होगा कि दिलीप वर्मा जो बीजेपी का आपका कैंडिडेट उतारा गया है, उसमें और आपका जो जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन होगी, उन दोनों में कितने कांटे की टक्कर रह सकती है। अभी तो निष्पक्ष की तरफ दिखाई दे रहा है कि एक मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। गिरिडीह से लिए साधना प्लस के लिए मैं पंकज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस की तैयारियों की समीक्षा करने मंगलवार को छोटा नागपुर के जोनल आईजी अखिलेश झा सरायकेला जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां जिले के एसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी के साथ में उन्होंने बैठक कर अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही आपको बताते चले कि आईजी ने लगभग
2 घंटे तक पुलिस पदाधिकारियों के साथ में एक एक बूथ की स्थिति का अवलोकन करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यालय डीएसपी प्रदीप उराव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आईजी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए, खासकर अराजक तत्वों और साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष चौकसी बरतने की निर्देश भी दिए गए। चुनाव के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने वालों को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अवैध शराब, ब्राउन शुगर के कारोबारियों और आपराधिक चरित्र के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर के द्वारा इलेक्शन से संबंधित मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और सभी एसडीपी उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्शन को अच्छी तरह से कराना है। एक एक बूथ पर जाकर देखने का निर्देश दिया गया है और विशेषकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए बोला गया है। जो भी इलेक्शन का एजेंडा था सर के द्वारा बहुत अच्छी से और सभी को बताया गया है। अवैध शराब से रिलेटेड या जो भी इलिसिट ड्रग्स है सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग बहुत सारे सीजर भी किए हैं और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा जिले में आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कलेक्ट्रेट गढ़वा परिसर से आज स्वीप कोषांग द्वारा आपको बताते चले कि मतदाता जागरूकता रथ निकाला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गढ़वा शेखर जामुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि मतदाता जागरूकता रथ जिले के कई प्रखंडों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करेगा। विशेषकर 85+ के वृद्ध मतदाता, 18 साल या फिर उससे अधिक के लिए मतदाता जो हैं वो दिव्यांग मतदाता समेत अन्य को भी मतदान के प्रति जागरूक कर जिले में 100% मतदान करना सुनिश्चित करेगा। इलेक्शन मस्कोट इभाई जिले के आपको बताते चले कि शहरी क्षेत्रों के चौक चौराहों, शॉपिंग मॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का भी कार्य करेगा, जिससे 100% मतदान सुनिश्चित कराया जा सके। तरह की ओर से सारे जिला में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। लोगों ने रथ यात्रा निकाला है और इनको भी हम लोगों ने IYZ को भी हम लोगों ने आज लॉन्च किया है यहाँ से और जगह जगह प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहे हैं और आपके माध्यम से सारे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि मतदान जरूर करें। वोटिंग परसेंटेज गढ़वा का काफी इम्प्रेसिव हो, जितना हो सकता है आप लोग अपने ही सिर्फ मतदान का प्रयोग न करें बल्कि जितने भी सगे संबंधी दोस्त यार सारे लोगों को लेकर वोटिंग डे जरूर मतदान करें। ज्यादा मतदान करा सके उसके लिए आज एक जागरूकता रथ निकाला गया है जो सभी प्रखंडों में घूमेगा और मेरी अपील है गढ़वा वासियों से कि भय मुक्त वातावरण में आप मतदान करें और मतदान के दिन जरूर मतदान देने। आगामी लोकसभा आम चुनाव को भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में चास एसडीएम ओम प्रकाश गुप्ता और चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में चिन्हित मतदान केंद्रों के मतदाताओं के पास पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा और इस दौरान मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील भी की गई। चास एसडीएम ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष मतदान लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर पीसफुल फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के अंतर्गत हम लोगों ने जो वनरेबल बूथ आइडेंटिफाई किया था तो उसी बूथ पे जाकर के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं ताकि कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर किया जा सके और गुजारिश है कि सभी मतदाता जो है अपने वोट का जो अधिकार का प्रयोग है वो निष्पक्ष रूप से और बिना भयभीत हुए करना है। कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर करने के साथ साथ हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन में ले रहे हैं। वो जो सारे लोग जो असुरक्षा का माहौल क्रिएट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ 107 वगैरह का कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं को किसी भी तरीके का आशंका है तो वो तुरंत प्रतिवेदित करें ताकि हम लोग तत्काल कार्रवाई कर सकें। आज के दिन हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं। जो भी वनरेबल हाउस होल्ड है, हेमलेट है, वहाँ जा रहे हैं और मतदाताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। और हमारे साथ 154 बटालियन सीआरपीएफ की डेल्टा कंपनी है। इसके अलावा चास थाना के जिला बल हैं और हम लोग जिला प्रशासन के साथ सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, भयमुक्त वातावरण में मतदान करें और जो भी
पर्सन पोजिंग वल्नरेबिलिटी पैदा करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो मनी पावर यूज करें, मसल पावर, सब पर प्रिवेंटिव एक्शन। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देवघर एयरपोर्ट से अब नाइट लैंडिंग या फिर खराब मौसम में भी विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। DGCA की तरफ से इसकी अनुमति भी दे दी गई है। और साथ ही आपको बताते चले कि पिछले दिनों देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने से कई फ्लाइट रद्द हो जाती थी और वहीं अब इसकी अनुमति मिलने के बाद में ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और इस संबंध में गोंडा सांसद निशिकांत दुबे ने भी बताया कि अब नाइट लैंडिंग के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिससे न सिर्फ देवघर वासी बल्कि पूरे संथाल परगना के साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। वो बहुत बड़ा तोहफा दिया था उन्होंने। दूसरा एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट के तौर पर चालू हुआ था, उसमें कई एक समस्याएं थी, आपको पता है, 7 मकान तोड़ने का, उसके कारण जो लैंडिंग है उसमें समस्या थी, तो वो चल रही है अभी। लेकिन दूसरी जो समस्या थी कि यहाँ नाइट लैंडिंग नहीं, जिससे कि हमारा जो समय था वो बहुत ही कम था और आने जाने में जो स्लॉट है वो स्लॉट DGCA के कारण ATC दे नहीं पा रही थी, देवघर एयरपोर्ट दे नहीं पा रहा था। आज सबसे बड़ी खुशखबरी है कि भारत सरकार के DGCA ने, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने, यहां देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।